हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस लेके आया हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं करी है, जिस फील्ड के बारे में। ठीक है, तो आज हमारे साथ आपको इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। तो आज हमारे साथ सानिध्य अग्रवाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सानिध्य, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मधुर, थैंक यू सो मच। मैं सानिध्य के बारे में आप सभी को बता दूं कि करेंटली ही इन्होंने BS MS पास आउट हुए हैं ये। ठीक है, IIT कानपुर से। और इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो इकोनॉमिक्स रहा है। ठीक है, जो एक ऐसा फील्ड है जिनके बारे में यूट्यूब या फिर जो भी हम सोशल मीडिया देखते हैं उस पे नॉलेज कम है। ठीक है, तो आज आपको बहुत सी नई बातों के बारे में जानने का मौका मिलेगा सानिध्य से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सानिध्य के बारे में। 2020 में जेई एडवांस में जेई एडवांस एग्जाम को इन्होंने फोड़ा है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं। उसमें जेई एडवांस में इनकी रैंक रही है 1458। ठीक है, तो सानिध्य, मेरा क्वेश्चन ये है, और जेई मेंस की भी अगर मैं इनकी रैंक आप सभी को बताऊं तो इनकी रैंक रही है 2738। ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने उस टाइम पे एग्जाम दिया था। ठीक है, तो सानिध्य के बाद जो शुरुआत की मैंने जर्नी देखी, सुना सानिध्य से, तो ये शुरुआत से ही आई थिंक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने DPS से ये पास आउट हुए हैं। स्कूलिंग इन्होंने DPS से करी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ठीक है, 12th क्लास में, जैसा कि मैं इनका रिज्यूम देख रहा था। ठीक है, एक्सीलेंस ऑफ एकेडमिक्स से। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यही है कि इतना ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, और आपकी जो आफ्टर 10th या फिर मैं बोल सकता हूँ आपकी जेई प्रिपरेशन, जो आज मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, उन्हीं बच्चों के साथ रहता हूँ, मैक्सिमम टाइम उन्हीं बच्चों के साथ गुजारता हूँ। ठीक है, तो आप गाइडलाइंस, जो आप गाइडलाइन दे सकते हैं जेई एस्पिरेंट्स को, वो आप बताना चाहें। यस। तो मेरी जेई की जो प्रिपरेशन है वो 11th में मैंने स्टार्ट करी थी। एंड मेन चीज़ जो मुझे जेई में लगती है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, और मैं मतलब हफ्ते में 2-3 दिन स्कूल जाता था। थोड़ा सा वहाँ से मुझे स्कूल के थ्रू कन्वीनियंस मिलता था कि मैं थोड़ा छुट्टी ले सकता हूँ। ओके। क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह बढ़िया था, तो वो मुझे वो थोड़ा लीवे देते थे, और ये मुझे फायदा मिला। बाकी इन जनरल मेरा रोज का डिसिप्लिन ये रहता था कि कोचिंग जाओ अपना। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पहले तो जो सर कह रहे हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनो। क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से चीज़ों को सुन लेते हो तो ऑलमोस्ट 50% काम आपका वहाँ पे हो जाता है। और जो भी आप डाउट आ रहा है उसको तरीके से वहाँ पे पूछ के ख़त्म करो। कुछ भी कोचिंग से लेके नहीं जाना कि यार ये डाउट रह गया दिमाग में, और ये चीज़ शायद मैं और बेहतर तरीके से समझ सकता था या समझ सकती थी। आप कोचिंग से वापस आओ, सबसे पहले नोट्स रिवाइज कर लो अच्छे से, जो सर ने क्वेश्चन कराए हैं क्लास में उनको प्रैक्टिस कर लो। फिर अपना वही बेसिक चालू होते हैं कि बेसिक बुक है, जैसे फिजिक्स की अच्छी वर्मा हो गई। शुरू शुरू में 11th की तो अच्छी भी रहती है, अच्छी वर्मा काफ़ी, तो अच्छी वर्मा यूज़ करता था मैं शुरू में। मैथ्स में नॉट समथिंग स्पेसिफिक, क्योंकि मैथ्स में काम रहता है ऑलरेडी, जो कोचिंग वगैरह किताबें देती है काफ़ी होती है वो। और केमिस्ट्री की जैसे जैसे सर बताते थे, थोड़ी वो शीट्स वगैरह देते थे, और बुक्स सर ही बताते थे। अभी मुझे नाम भी मुझे याद है नहीं। काफी सारी हो जाती थी केमिस्ट्री की बुक्स, आपको पता ही रहेगा। यस वो यस। हर एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल बिल्कुल की भी इतनी सारी बुक्स, और हर एक बुक का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल। तो केमिस्ट्री का वो सर जैसा बताते थे वो फॉलो करो। और हर चीज़ का जो मुझे फील होता है, मैंने 2 साल यूपीएससी तैयारी भी करी है, तो बेसिक्स वही रहते हैं कि आप पंचुअल रहो, आप ईमानदारी रखो काम में, आप चीट मत करो किसी भी तरीके से कि अब जीपीटी आ गया तो जीपीटी से देख लेता हूँ जल्दी से कि मुझे शीट निपटानी है, या फिर कोचिंग में मुझे नंबर लाने हैं अच्छे तो मैं चीट कर लूँ वहाँ पे। अपना रोज का डिसिप्लिन रखोगे, ठीक ठाक पढ़ाई करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे 12-13 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है, मैंने कभी वो चीज़ फील नहीं करी, क्योंकि मैं नॉर्मल स्कूल भी जाता था, क्रिकेट वगैरह भी मैं खेला हूँ अच्छा खासा जेई के टाइम पे। तो अगर, क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि कितने घंटे पढ़ते थे, मैं बिल्कुल थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन पे फोकस ना हो, थोड़ा क्वालिटी पे फोकस पहले हो जाए कि आप क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। बट सब चाहते होते हैं कि आप ये आंसर कर दें। तो कितने घंटे इस बेसिकली, अगर आप पूरे दिन खाली है आपका,
आपकी उस दिन कोचिंग भी नहीं है, आपको उस दिन स्कूल भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्टार्टिंग, अगर आप 11th में हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो ट्राई टू गिव कि आप 5 to 7 आवर्स दे सको, अच्छा रहता है वो। आपका जिस दिन स्कूल है, मान लो जो स्कूल गोइंग किड्स है, तो आपका आधा दिन स्कूल में चला गया, तो और फिर आपकी अगर कोचिंग नहीं है तो ट्राई टू गिव 4 to 5 आवर्स, जितना भी तो आप उसमें मैक्सिमम कर सकते हो। स्कूल भी है, कोचिंग भी है, तो ट्राई टू गिव 2 to 3 आवर्स। सैटरडे संडे को यू कैन गिव अप टू 7 to 8 आवर्स। नो नीड ऑफ गिविंग कि भाई 10 घंटे पढ़ते हैं, 11 घंटे पढ़ते हैं। 1 2 दिन पढ़ोगे, थक जाओगे, फिर पढ़ नहीं बिल्कुल। पाओगे। तो जितना सस्टेनेबल हो सके, 2 साल की तैयारी है तो उतना सस्टेनेबल तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, जो जो पॉइंट्स हम बच्चों को बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई बच्चा तो उन पॉइंट्स को ऑब्वियसली फॉलो नहीं करता है, ठीक है, और सबका सिलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो हम लाखों बच्चों में कुछ बच्चों की हम बात करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो जैसा कि सानिध्य ने बताया, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि इन चीजों को ही मैं स्टूडेंट्स के बारे साथ शेयर करता हूँ। और जितने भी लोगों से मैंने बात की है, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई पीएचडी कर रहे हैं या फिर किसी ने गवर्नमेंट एग्जाम को फोड़ा है, तो उसमें सबसे मेन चीज है होनेस्टी उस एग्जाम के लिए। ठीक है, कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसके लिए होनेस्ट रहें। जैसा सानिध्य ने 2 3 पॉइंट्स बिल्कुल मैं उनको हाईलाइट करना चाहूंगा, चीट ना करें। आज मैं देखता हूँ कि कोचिंग्स में बच्चे चिटिंग करके नंबर लाना चाहते हैं, वो भी पॉइंट सानिध्य ने बताया। दूसरा पॉइंट सानिध्य ने बताया कि बच्चे पूछते हैं कि वो कितने घंटे पढ़ते थे टॉपर से, कि आप 10 12 घंटे पढ़ते थे, या आप कौन सा शेड्यूल फॉलो करते थे, आप पहले क्या करते थे। सबका माइंड अलग अलग होता है, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। आप किसी को कॉपी करके नहीं बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। आप लेकिन कुछ चीजें सीख सकते हैं उनसे। 2 3 चीजें जो सानिध्य ने बताई, एक तो आप टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सही तरीके से करें। घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, क्वालिटी के हिसाब से पढ़ाई होती है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल 2 साल, मैं भी यही बताता हूँ कि अगर आप केवल 2 साल आप सीधा सिंपल सा अपने एग्जाम के लिए ऑनेस्ट रहेंगे, तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सानिध्य मेरा ये है बिल्कुल। कि आपकी जेई एडवांस में रैंक आई, और आई थिंक कि ऑब्वियसली बहुत अच्छा माहौल रहा होगा, क्योंकि टफेस्ट एग्जाम है इंडिया लेवल का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में हम बोल सकते हैं कि वो बीटेक को फॉलो करते हैं कि मेरे को ये ब्रांच में जाना है, मेरे को उस ब्रांच में जाना है, मेरे को उस आईआईटी में जाना है। तो आपका कैसे जो माइंडसेट है वो इकोनॉमिक्स की तरफ कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि केवल पागल हैं कि मेरे को इस ब्रांच में जाना है या इस ब्रांच में जाना है, उनको कोई दूसरे ऑप्शन दिखते ही नहीं है। तो ये सानिध्य। हम्म। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं शायद जवाब देते देते थक चुका हूँ अपनी लाइफ में। ओके। क्योंकि कॉलोनी वाले भी सारे आसपास की, कोई बात नहीं, चलो इकोनॉमिक्स ले ली, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते थे। और आई वॉज लाइक यार कोई बात नहीं की बात ही नहीं, मैं तो मतलब खुशी से ली है, अपनी चॉइस से ली है। तो एक और जेन्युइन सवाल है बिल्कुल ये। जितना हो सके मैं कोशिश भी करता हूँ कि पहुंचा सकूँ लोगों तक इस चीज़ को। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि तो रैंक अराउंड 1458 आई। और बेसिकली एक बहुत मेरे पास जो बेनिफिट रहा था, मेरे कजन है और वो मेरे से 3 साल बड़े हैं, तो वो भी इकोनॉमिक्स में थे आईआईटी कानपुर में। ओके। तो वो मेरे पास एक डिसीजन लेने में मुझे काफ़ी बेनिफिट या फिर कहें आसानी रही थी। तो एक वो बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद जो कन्वर्सेशंस रही थी घर पे और भैया के साथ भी, तो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में थी कि यार देखो, मेरा मेरा फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मेरी रैंक बहुत अच्छी आई है, मुझे टॉप 5 आईटीज में ही जाना है। ओके। बिलो टॉप 5 आई डोंट वांट टू गो। वो मेरा एक बहुत रिजिड वो था कि ब्रांच सेकेंडरी है, मुझे टॉप 5 में ही जाना है। अब ओके। टॉप 5 में क्या क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो मैकेनिकल केमिकल, अराउंड मैकेनिकल आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल के आसपास थी वो रैंक, आई गेस मिल भी रही थी, इतना याद नहीं है अब। केमिकल के बहुत अच्छे ऑप्शंस थे ऑब्वियसली, और रिलेटेड ब्रांचेस, क्योंकि इन इसके आसपास वही सब मिलता है। और इकोनॉमिक्स का मुझे भैया के थ्रू पता था, तो जितना मैंने फिर और लोगों से बात करी, पता चला, तो इकोनॉमिक्स में करियर्स के बारे में पता चला, वो इंटरेस्टिंग लगे मुझे काफ़ी। और एक मेरा थोड़ा बायस ये था कि यार 2 साल पढ़ लिया, अब मैथ्स फिजिक्स वगैरह, थोड़ा कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। वो एक कीड़ा हो सकता है वो अंदर था थोड़ा सा, कि मज़ा आएगा शायद पढ़ने में। और इकोनॉमिक्स फिर एक
एक फैसिनेशन रहती है कि आप अखबार पढ़ते हो तो आपको इकोनॉमिक्स दिखी जाती है हमेशा। यस यस। आपको शायद सिविल इंजीनियरिंग ना दिखे, मैकेनिकल ना दिखे, केमिकल ना दिखे, और इकोनॉमिक्स आपको हर जगह दिखती है। बिल्कुल। तो थोड़ा रिस्की डिसीजन था। आई मैं लेना मुश्किल है वैसा डिसीजन कि हाँ इकोनॉमिक्स जा रहे हैं, आईआईटी से इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बट अगर किसी का भी मन है उस तरफ आने का तो इट इज वर्थ इट। क्योंकि अब करियर्स पे बात करेंगे, ऑब्वियसली आपने एक सोच रखा होगा क्वेश्चन उसके बारे में, तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट अगर किसी का मन है तो वो आ सकता है यहाँ पे। और ओके मेरे लिए क्योंकि जो एक्सपीरियंस रहा ये 4 साल रहे, वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहे इकोनॉमिक्स का। और दैट इज वाई कि मैंने मास्टर्स भी फिर करा ली आईआईटी कानपुर से, क्योंकि मैं पीएचडी को भी रिकंसिडर कर रहा था कि क्या पीएचडी में चला जाऊँ। तो इस ओके हद तक आपको इंटरेस्ट आ सकता है इस सब्जेक्ट में, अगर आपके लिए वो है। ओके। सो जैसा कि सानिध्य ने बताया कि डिसीजन बहुत ऑब्वियसली मेरे को लग ही रहा था कि जब मैं ये क्वेश्चन सोच रहा था मेरे माइंड में कि इनसे बहुत लोगों ने पूछ लिया होगा, क्योंकि जब आप कुछ लीक से हटके करते हैं ना, तो ऑब्वियसली दुनिया को ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है दुनिया की। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरे को एनालाइज होता है कि ये चीजें जो हम अपने सराउंडिंग में जो चीजें होती रहती हैं उससे अगर कोई चीजें हटके करता है, ठीक है, आज मैं ये चीजें कर रहा हूं तो मेरे जी। पेरेंट्स को भी है कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आता है। कुछ क्या कर रहा लीक है? के, हाँ, हाँ कुछ हाँ हाँ। लीक से हटके हम कोई भी कोई काम करते हैं तो आसपास की आपकी सराउंडिंग उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कि यार ये इकोनॉमिक्स से आईआईटीज जहाँ मिल रही है इसको अच्छी ब्रांच। और इवन आज के टाइम पे भी इतना भयंकर क्रेज है बीटेक का कि यार अगर इतनी बढ़िया रैंक आ गई तो बीटेक ही हम्म। करनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, हम्म ठीक है। हम्म आप अपने माइंड को जैसा कि सानिध्य ने बताया कि उनके जो कजन ब्रदर थे वो आईआईटी कानपुर से इकोनॉमिक्स कर रहे थे, तो एक राह मिल जाती है हमको, एक सपोर्ट मिल जाता है उस डिसीजन में। आई थिंक उनका भी सपोर्ट रहा होगा सानिध्य के डिसीजन में। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अगर शायद मे बी वो ऐसा कुछ नहीं होता तो मे बी कुछ और होता, ठीक है, हम्म। लेकिन कुछ लोग हाँ हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो कुछ लोग हमारे सराउंड में होते हैं तो हमारे वो डिसीजन को अगर एक भी मिल जाता है हमारे हमको बूस्ट करने के लिए, तो हम उसको, आसान कर देते हैं थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज को आसान कर देते हैं। तो हम नेक्स्ट, तो मैं यही कहना चाहूंगा इस कन्वर्सेशन में कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लीक से हटके काम करेंगे तो फिर आपके माइंड में हमेशा ऐसा ही रहेगा कि यार मैं वो कर लेता। जब ये वाली फीलिंग आती है तो आप चाहे बिल्कुल। कितने ही बड़े इंजीनियर बन जाएं, चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एंट्री हो चुकी है आईआईटी कानपुर में, आपने चूज कर लिया आईआईटी कानपुर, तो क्या आपको आईआईटी कानपुर ही मिल रहा था या फिर आपने प्रेफरेंस रखी थी आईआईटी कानपुर को? मिल तो आईआईटी बॉम्बे इकोनॉमिक्स भी रहा था। ओके और जैसा मैंने बताया कि आईआईटी दिल्ली में ऑप्शन थे, टॉप 5 मेरा था कि टॉप जाना, टॉप 5 में ही है। ओके और तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेसिकली आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानपुर, बॉम्बे और खड़गपुर, ये ओके उस क्राइटेरिया में आ गए। तो इनमें जो भी ऑप्शंस देख रहा था, आईआईटी सारे बढ़िया है, बट फिर अगेन मेरा फिर थोड़ा धीरे धीरे जैसे मैंने रिसर्च करी, मेरा बायस थोड़ा आईआईटी बॉम्बे वर्सेस कानपुर में हो गया। ओके क्योंकि थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में मैंने देखा, बाकी सब आईआईटीज में जो भी रहता है अंदर, एनवायरनमेंट क्या रहता है, कितनी फ्रीडम है और एक्सपोजर कैसा है कैंपस का, तो वो मुझे बॉम्बे और कानपुर का मुझे बहुत ही बढ़िया लगा वहाँ पे। ओके ओके दिल्ली का भी अच्छा है, बट दिल्ली का थोड़ा कल्चरल साइड पे कम लगा मुझे, और मुझे कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट रहता है नॉर्मली। और कैंपस एनवायरनमेंट कानपुर का, मतलब मैं कानपुर से तो ऑब्वियसली वो बायस है कि मुझे बेस्ट लगता है, ओके बट ये बॉम्बे और कानपुर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और फिर उसमें मैंने चूज इस तरीके से करा कि की इकोनॉमिक्स रिलेटिवली बहुत नई थी, 2017 में आई गेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। ओके और बट कानपुर की 10 साल पहले से चल रही है। ओके तो इट वाज देन एन इजी डिसीजन कि वहाँ पे बेटर एकेडमिक्स मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाते हैं। ओके। सो आपने डिसीजन इस तरीके से लिया, ठीक है, बहुत ही हमको चीजों को एनालाइज करके और फिर देन डिसीजन लेना चाहिए। देन आप आईआईटी कानपुर में एंटर हुए 2020 में। मैं उस टाइम पे एमएससी कर रहा था, उस टाइम पे कोविड आ गया था, ठीक है, और हम सब अच्छा। हाँ घर पे थे, ठीक है। और फिर वापस हम 2021 में वापस हमारा लास्ट ईयर था जब हमको कुछ टाइम के लिए बुलाया गया था, ठीक है। बी बैचलर्स हम्म। वालों को तो नहीं बुलाया गया था, मास्टर्स वालों को उन्होंने 2021 में बुलाया बुला था। लिया था। हाँ,
लेकिन हाँ फिर हाँ हाँ। वापस कोविड आ गया था, तो हमारा जो एमएससी का जो आईआईटी कानपुर का जो था, उसमें हमने 2 ही कल्चरल हम्म प्रोग्राम देखे थे, ठीक है। और फिर वो हम्म सारा कोविड में चले गया वो पूरा। तो मैं आपका हम्म एक्सपीरियंस हम्म सुनना हम्म चाहूंगा, आपके 4 साल का एक्सपीरियंस, और बीएस इकोनॉमिक्स में बच्चा कोई सोच रहा हो इस वीडियो को देखे और हम्म उसको ये पता लगे कि यार ये चीजें होती हैं, तो उसका इंटरेस्ट बन पाए। ये सानिध्य। हम्म। तो एक्सपीरियंस को मैं दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूँ। एक में थोड़ा आईआईटी कानपुर और कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, और एक इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस बताऊंगा। श्योर। तो आईआईटी कानपुर का एक्सपीरियंस तो शानदार था। मतलब एक साल ऑब्वियसली कोविड में गया, बट उसके बाद जब हम आए और पहला फेस्ट देखा हमने, पहले फेस्ट में हमारे सामने शान खड़ा था। तो वी वर लाइक कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। जिसके गाने ऐसे बचपन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शान आ गया। फिर दूसरा फेस्ट पे उसमें सुनिधि चौहान आ गई। ओके। तो फिर वहां पे लगा कि अरे भाई, ये तो भाई बढ़िया जगह पे आ गए। और फिर धीरे धीरे जैसे लाइफ सेटल हुई वहां पे, तो क्लब्स वगैरह की एक्टिविटीज के बारे में पता चला। तो मेरा इंटरेस्ट, मैं हिंदी साहित्य सभा में गया फिर, और काफी इंटरेस्टिंग लगा रहा था मुझे। और इवेंचुअली फिर वहाँ पे मैं थर्ड ईयर में कोऑर्डिनेटर वगैरह की पोस्ट पे भी गया। तो वो एक्टिविटीज आईआईटी कानपुर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग होती है। मतलब आपका दिन ऐसा रहता है कि आप सुबह आपकी क्लासेस व्लासेस हो गई, शाम को आप थोड़ा दोस्तों के साथ टहल वहल लो, डिनर के बाद हम लोग क्लब चले जाते थे। क्लब मतलब अपना हिंदी साहित्य सभा चले जाते थे। और 8:30 9 के आसपास आफ्टर डिनर मिलते थे वहाँ पे, सब बच्चे बच्चे सब मिलते थे, जो जूनियर्स है वो भी आते थे, हम लोग मेरे बैच के लोग होते थे। लिटरेचर वगैरह थोड़ा डिस्कस होता था, मीटिंग्स होती थी, क्लब्स की प्रोसीडिंग क्या करनी है वो सब होता था। चले जाते थे। फिर हम 4 कोऑर्डिनेटर्स थे। फिर हमारी बातें चालू होती थी। और चारों ऐसे पढ़ने के शौकीन, लिटरेचर वगैरह के, तो बात चलती रही 4 4 5 5 घंटे। पता चला मुंशी प्रेमचंद पे बात चल रही है, कभी गांधी पे बात चल रही है, अम्बेडकर पे बात चल रही है। सबके पॉइंट्स रखे जाए, तो बहुत बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था आईआईटी कानपुर का। और एक्टिविटीज फिर बहुत सारी होती है वहाँ पे। गैलेक्सी एक होती है, इंटर हॉल कंपटीशन होता है, आपने भी सुना होगा ये सब। तो वो उसमें भी थोड़ा बहुत मैं इन्वॉल्व रहा था। फोर्थ ईयर में भी इन्वॉल्व रहा था मैं उसमें। तो बहुत जबरदस्त था वो, बहुत ही बढ़िया था। बाकी ओवरऑल फ्रीडम जो रहती है कॉलेज की वो तो है ही। आप ट्रिप्स वगैरह पे जाओ, दोस्त बनाओ, आप कैंपस, आप हॉस्टल में रहते हो तो वो अलग ही बात हो जाती है। बॉयज हॉस्टल तो खैर होता ही है, एक बिल्कुल चिड़िया खाना होता है। वो वहाँ के अलग ही मौज होती है अंदर। और तो ये कॉलेज हो गया। दूसरी साइड एक इकोनॉमिक्स वाली साइड थी। तो इकोनॉमिक्स मेरी प्रॉपर चालू सेकेंड ईयर में हुई थी। और उस तब तक काफी कॉमन कोर्सेज रहते हैं। तो सेकेंड ईयर में हमें इंट्रोडक्टरी मैक्रो और माइक्रो पढ़ाया था। और आई फेल इन लव विद मैक्रो इकोनॉमिक्स तभी के तभी। क्योंकि आप बचपन से जीडीपी जीएनपी ये सब चीजें सुन रहे हो, और वहां पे आपको एक बंदा आके पढ़ा रहा है कि भाई इनका मतलब होता क्या है, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, तुम्हारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉलिसीज कैसे बनती हैं इसके अराउंड। तो मैं वहाँ पे बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया था कि ये तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और मेरा थोड़ा नेचर ऐसा रहा है कि जहाँ तक 4 साल में मुझे पता चला है कि मुझे डेटा बहुत पसंद है, प्लस क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत पसंद है। मतलब मैथ्स प्लस सोशल साइंस, और वो इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे वहाँ पे मिल गया आईआईटी कानपुर में। फिर उसके बाद एकेडमिकली इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे कोर्सेज रहे, इंटरनेशनल ट्रेड पे रहे, फाइनेंस पे कोर्सेज थे। और एक मशीन लर्निंग फॉर इकोनॉमिक्स भी कोर्स होता है, वो था। माइक्रो मैक्रो के हायर लेवल के कोर्सेज थे। और क्या था, फाइनेंस के काफ़ी सारे थे, अलग अलग टाइप के फाइनेंस के। ये लाइक इकोनॉमेट्रिक्स एक कोर्स होता है, उसमें आपको इकोनॉमेट्रिक्स के 2 कोर्सेज होते हैं। उसमें आपको पूरा, जैसे डेटा सेट आ रहा है तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसमें आपके टेक्निकल और साइंटिफिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं टू टेक आउट समथिंग रीजनेबल फ्रॉम द डेटा। तो वो एक तरीके से इकोनॉमेट्रिक्स आपको सिखाती है। तो क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत खराब होता है, एकदम रैंडम होता है, कुछ भी होता है उसमें, आप उसका सेंस नहीं बना सकते। बट जब आप उसमें टूल्स यूज करते हो जो आपको इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाती है, तो इट स्टार्ट्स मेकिंग सम सेंस। फिर जब वो आपके पास आती है तो यू कैन डिजाइन सम पॉलिसीज फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू दैट डेटा। तो वो वहाँ से इकोनॉमेट्रिक्स ने सिखाया। तो ये पूरा प्रोसेस जो रहा था, तो मुझे बहुत फुलफिलिंग लगा था। और आई फेल्ट कि हाँ, मैंने बहुत बहुत ही बढ़िया काम करा कि मैं यहाँ पे आ गया। ओके। सो बेसिकली जो आईआईटी को, जैसे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहला जो आईआईटी का इन्वायरमेंट है ही, ठीक है, और
उसमें लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को कि उसमें वही बच्चे एंजॉय कर सकते हैं जो बिल्कुल अपने आप को ओपन कर देते हैं जाते ही, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं, आई थिंक काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बस जाके और बस पढ़ाई किया और ये सब फिर थोड़ा एंजॉय किया देन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि सानिध्य ने बताया कि बहुत सारे फेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने चीजों को बारीकी से देखा है कैसे चीजें मैनेज होती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आईआईटी कानपुर के हम फेस्ट की बात करते हैं तो बहुत शानदार फेस्ट होते हैं, ठीक है। क्लासेस, देन फिर उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और फिर रात को पूरी नाइट आपके पास रहती है उस फेस्ट को एंजॉय करने के लिए। और देन फिर इन्होंने अपने इकोनॉमिक्स के एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ शेयर किया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट आता गया, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं ना कि यार मेरे को इस में अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो वो जो पहली जो चीज थी जो मे बी आपसे किसी ने पूछी है या नहीं पूछी है, ठीक है। क्योंकि बच्चे को जब डिसीजन लेना होता है ना कि यार मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर और मैथ वाली, राइट, कि यार मेरे को मैथ के साथ सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए या बायो के साथ जाना चाहिए। तो आपको डिसीजन लेने में, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आ रहा हूं देन वापस हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको डिसीजन लेने में उस टाइम पे कैसा था कि आपको ये क्लियर था कि यार मेरे को मैथ अच्छी लगती है तो मेरे को मैथ के साथ ही जाना है, ऐसा? और फिर आपने इकोनॉमिक्स में भी अपना डिसीजन, बहुत स्ट्रांग डिसीजन लिया, ठीक है। क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके डिसीजन से कि आप डिसीजन मेकर तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कि आप अपने डिसीजन के साथ खड़े हैं और उसी को आपने सही भी बना दिया, राइट। तो आप इस चीज को बताना चाहें, क्योंकि लाखों बच्चे जब 10th क्रॉस करते हैं तो उनको ये दिमाग में डाउट रहता है कि यार मैं किस चीज के साथ अपना करियर परस्यू करूं। यस। ठीक है। तो इसमें जो मैंने देखा है डिसीजन मेकिंग का बेसिकली रिलेटेड टू करियर्स, आप उसको थोड़ा सा दो चीजों में ब्रेक करना चाहिए। एक, कि ओके। भाई सोसाइटल लेवल पे आपको ठीक ठाक प्लेटफॉर्म मिल जाए। ओके। कितना भी आप बात कर लो कि भाई अपनी हॉबीज परस्यू करो, ये करो वो करो, ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बट एवरीबडी वांट सम काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम सोसाइटी। और आपको ठीक ठाक पैसा मिले, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही 1 करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ कमा रहे हो, बट इतना सफिशिएंट हो कि आपको भीख ना मांगनी पड़े, बेसिकली कहीं जाके आप बिल्कुल। अपनी चीजें संभाल सको, उतनी अच्छी लाइफ जी सको। तो उस चीज को आपको कंसिडरेशन में हमेशा रखना चाहिए। फर्स्ट सॉल्व फॉर दैट। जब आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज बेसिक्स मेरे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक ठाक मैं कमा लूंगा, और मेहनत करूंगा और कमा लूंगा, वो स्कोप खोल देगी वो साइड पे मेरी। देन स्टार्ट सॉल्विंग फॉर कि मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन कहाँ पर रहेगी, मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, वो आपको खुद से सवाल करने पड़ते हैं। हम्म। और जब आपको थोड़ा इनका कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको सेटल होता है वो दिखे, तो स्टार्ट गोइंग फॉर दैट, अगर आपको वो दिखता है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही तरीके से चीजों को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनालिस्ट के साथ हम बात कर रहे हैं तो ये हर चीज को पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी क्वेश्चन के ऊपर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं बट हम आंसर बच्चों को नहीं समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं ये दोनों मिलके, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम्म। समझाया कि जैसा मैंने लास्ट जिन सर से बात करी थी मैथ के सर से, वो भी ये सेम चीज उन्होंने कही थी कि सबसे पहले हॉबी अपनी एक अपनी जगह है। सबसे पहले आप इतना कर लीजिए अपनी लाइफ के लिए कि ऑब्वियसली आपको किसी के आगे ऐसा नहीं करना पड़े कि यार मेरे को इस पैसों की जरूरत है, क्योंकि फाइनली हम सबको जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में वो सबको एंड ऑफ द डे आपको मनी ही है जो आपको अर्निंग करनी है, ठीक है। तो हॉबी अपनी चीज है। क्योंकि सानिध्य बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि मैं अपने आसपास सराउंडिंग में देखता हूँ कि बच्चे बहुत दूसरे तरीकों से रील्स बना के या फिर और कुछ चीजों से टीचर्स को कहते हैं कि सर पैसा तो इनसे भी तो कमाया जा सकता है, बट वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको चीजें दिखती हैं, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले एक ऐसा डिसीजन लें जिससे आपको एक करियर ऑप्शन ऐसा मिले कि आप अपनी अर्निंग लाइफ टाइम कर सकें, ठीक है। अच्छे से आप सभी सुने कि लाइफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सानिध्य आपसे मेरा ये है कि आपने 4 साल बीएस इकोनॉमिक्स के साथ आईआईटी कानपुर में गुजारे, तो आपका इंटरेस्ट इस लेवल का बढ़ गया कि आपको एमएस आपने ज्वाइन किया। तो आपका उस टाइम पे भी क्या डिसीजन रहा कि मेरे को क्लियर था कि मेरे को एमएस की तरफ आगे बढ़ना है, या फिर उसमें भी आप कि मेरे को जॉब के लिए देखना चाहिए? यस सानिध्य। हम्म।
तो इससे पहले क्वेश्चन से पहले एक आपने इंटरेस्टिंग बात कही थी, और उसको मैं काफी सोचता हूँ, और मुझे भी कुछ छोटे बच्चों ने कहा है ये सब चीजें, तो रील वाली जो चीज है कि पैसा तो रील बना के भी कमा लेंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इसका मैं थोड़ा इस जवाब पे पहुंचता हूँ कि यार आइंस्टाइन भी अगर रील बना रहा होता, तो क्या अब अभी दुनिया वहां पे होती क्या जहाँ पे है। तो पढ़ाई की जो कीमत है वो अलग है। अम्बेडकर अगर रील बनाने बैठ जाते हैं, तो आज जितने हम जो तब सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे, जो काफी पिछड़े वर्ग था सोसाइटी का, क्या वो बिल्कुल। इतना ऊपर उठ पाता। तो ये मेरा सवाल रहता है, गांधी बैठ जाते रील बनाने में, तो आज देश शायद आजादी ना होता हमारा। तो ये इन चीजों को थोड़ा सोचना चाहिए। आजकल की जनरेशन जो जिस तरफ जा रही है, इस तरफ रील बना लो, पर उसको पढ़ाई से रिप्लेस मत कर दो कि भाई यही सही है, इसको पैसा कमा लेते हैं। आपकी साइड इनकम अगर उससे आ रही है, इट्स गुड टू हैव, यस। बट इट्स नॉट अल्टीमेट ट्रुथ। अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि एमएस वाली चीज जो थी, तो उसमें मैं एक डिस्क्लेमर तो मैं रखना चाहूंगा कि जब ऐसे हाइंडसाइट में जब बात कर रहे होते हैं, तो ये लगता है हमेशा कि भाई ये बंदा तो बहुत क्लियर रहा है, ऐसा बिल्कुल ये अलग लेवल का रहा है, कुछ ऐसा है क्लियर में, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप डिसीजन ले रहे होते हो, क्योंकि मैं भी उस प्रोसेस में रहा हूं ना, कि मैंने भी इंटरव्यूज देखे हैं ऑनलाइन। तो मैं जब देखते हो आप इंटरव्यू, आपको ये लगता है कि यार ये तो बंदा बहुत क्लियर है, शायद मैं ऐसा नहीं हूँ। तो आप फिर उससे कट ऑफ हो जाते हो। बट फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं, तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, बहुत तकलीफें होती हैं, आपको आपके दिमाग में 100 चीजें चलती हैं। और खासकर जब पीयर प्रेशर होता है, आपके दोस्त कुछ और कर रहे होते हैं। तो बस ये कंटेक्स्ट मुझे देना था। अब उसके बाद आते हैं एमएस वाले डिसीजन पे। तो एमएस वाला डिसीजन मैंने अराउंड थर्ड ईयर के आसपास लिया था कि यार इंटरेस्ट है, चलते हैं इसमें, एमएस देखते हैं कि पीएचडी करनी है नहीं करनी, उसका भी थोड़ा पता चलेगा। अब उसमें कैविएट ये था कि प्लेसमेंट वाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी वो ओके। एमएस की। ओके। उसको करने से मेरी कुछ प्लेसमेंट में मुझे एडिशनल बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके। तो वो ये एक चीज़ थी जिससे सबने ज़्यादा डराया था। दूसरी चीज़ कि मेरी सीपीआई बहुत अच्छी थी, बीएस की 8.6 के अराउंड थी। तो जनरली ये रहता है ट्रेंड कि जिनकी सीपीआई रहती है अच्छी खासी, वहाँ पे वो लोग एमएस नहीं कर रहे होते हैं। एमएस जनरली वहाँ पे यूजी जो होता है, वो इसलिए कर रहा होता है कि यार प्लेसमेंट के लिए 1 साल का टाइम मिल जाए, और एमएस में सीपीआई इंप्रूव करके प्लेसमेंट में तब बैठ जाएंगे। ओके। जनरली ये थॉट प्रोसेस रहता है। तो मैं उसके मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो थॉट प्रोसेस, बट ठीक है, अगर वो हेल्प कर रहा है तो इट्स गुड टू हैव। बट मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। सीपीआई बढ़िया थी, सब बढ़िया था। और मेरी मेरी सीपीआई की रेंज में जो जनरली लोग थे, वो डबल मेजर कर रहे थे। ओके। सॉफ्ट वो कंप्यूटर साइंस में 9+ वाले लोग कंप्यूटर साइंस में कर रहे थे। मेरी सीपीआई के अराउंड स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस में लोग कर रहे थे डबल मेजर, क्योंकि उनसे प्लेसमेंट में एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ओके। बट मेरा इंटरेस्ट उन ब्रांचेस में नहीं था। एमएस करने के पीछे एक रीजन ये था, पीएचडी वाला हो गया, दूसरी चीज इंटरेस्ट हो गई, थोड़ा और एक्सप्लोर हो जाएगा इकोनॉमिक्स क्या है कैसा है। एक प्रोफेसर के अंडर काम करने को मिल जाएगा थीसिस के बहाने, तो उससे और सीख लेंगे बढ़िया। एक ही हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, जैसे आप मैकेनिकल करो केमिकल करो तो बैचलर्स इज गुड। बट इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आपको वीक लगता है कि बैचलर्स इकोनॉमिक्स ठीक है, अच्छा है, बट ठीक है। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स साउंड्स कंप्लीट। तो ओके। एक वो रीजन हो गया। एक रीजन ये था कि मेरा फ्यूचर में ये था कि मैं शायद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रेप करूं, तो ओके। उसके लिए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड होती है। तो एक वो भी एक बेनिफिट था उसका कर लेगा। तो इन सब को सोचते हुए मैं गया। काफी लोगों ने मना भी करा था, ये भी सोचा था कि यार क्यों कर रहा है, 1 साल कैंपस में रुकना पड़ेगा, प्लेसमेंट तो अभी लग जाएगी, उसमें भी कुछ फायदा नहीं। बट ठीक है, वो सब भी ओवरकम करना पड़ा था, कर लिया। ओके। सो मैं आपकी बातें जब सुन रहा हूँ ध्यान से, तो मेरे को हर पॉइंट पे ये लग रहा है कि आपने एक तरीके से लड़ाई है दुनिया से, ठीक है, अपने सराउंडिंग से जितने भी हैं, ठीक है। हर पॉइंट पे आपने अपना स्टैंड रखा ही है और उसको प्रूव भी किया है, ठीक है। तो जैसा कि सानिध्य ने आप सभी को बताया, ठीक है, उससे पहले जिन की बारे में बात करी, रील्स के बारे में, ठीक है। तो मेरे को मतलब बातें करके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो जेन्युइन बंदा होता है ना, कि जो रियलिस्टिक चीजें बता रहा है, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके, कि जो व्यूवर्स हैं जो सोचते हैं कि इनका तो बिल्कुल क्लियर माइंड रहा होगा, ये तो शुरू से ही ये चाहते होंगे कि इनको इकोनॉमिक्स में एमएस करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स सानिध्य ने बताए अपने कि एमएस उनको करनी क्यों थी, और रियल फैक्टर बताए
कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने रियल फैक्टर बताया कि उनको जॉब की तैयारी करनी थी तो उसमें क्राइटेरिया था तो उन्होंने करी। कई लोग जिनसे मैं कन्वर्सेशन करता हूँ वो इन चीजों को रियलिस्टिक नहीं करते कि यार अपनी वो क्यों बताएं कि यार ये क्या कि ये इसलिए कर रहा है क्या एमएस ऐसा कुछ। तो अब डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि करियर्स की हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, आपका बहुत लंबा करियर रहा है, 5 साल का आपने टाइम दिया है इकोनॉमिक्स में। तो आप बताना चाहें जितने भी बच्चे आगे, आई होप कि ये जाए लोगों तक और इसमें करियर्स के बारे में पता लगे लोगों को, ठीक है। यस सानिध्य। यस। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि इस पर और बात हो इकोनॉमिक्स के करियर्स के अराउंड। तो काफी सारे हैं। एक तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारे कॉलेज में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दूसरा कि जो बाहर के कॉलेजेस हैं, जो बाहर मतलब आउट ऑफ आउटसाइड इंडिया। आईआईटी कानपुर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और प्लस आउट ऑफ इंडिया भी। तो ओके। इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर इज बेसिकली नॉट एन इकोनॉमिक्स कॉलेज, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लिमिट हो जाती हैं। डीयू में और प्लस आउटसाइड इंडिया जो मिलते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। इन ओके। सब में क्या है, और अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर, इकोनॉमिक्स के जो बच्चे होते हैं वो जनरली आप देखेंगे कंसल्टिंग फर्म्स हो गई, आपकी मैकेंसी, बेन, बीसीजी, टीयर 1 हो गई है। टीयर 2 आपकी थोड़ी ए एंड एम हो गई, अल्वरेज एंड मार्शल एक कंपनी होती है। और भी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जितनी भी, वो आपको लेती हैं। दूसरे नंबर पे आपकी हो गई बैंक्स लाइक बार्कलेज, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। ये आपको हायर करते हैं, क्योंकि इनका जो काम है डेटा साइंस का, एनालिस्ट का काम है, थोड़ा बैंकिंग की नॉलेज है, तो वो इकोनॉमिक्स वाला बंदा वो काफ़ी अच्छा सूट करता है इनको। ओके। तो वो आपको लेते हैं। दूसरी आपकी जो फील्ड्स हैं वो आपकी डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हो जाती हैं। उसकी फिर अलग अलग कंपनीज आती हैं। आजकल डेटा साइंस का तो बहुत क्रेज बढ़ रहा है, यस स्टार्टअप्स यस वगैरह को भी चाहिए, डेटा यस साइंस सबको चाहिए। यस। कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उससे इनपुट आ रहा है डेटा के थ्रू, उसको एनालाइज करने के लिए आपको एक इंसान चाहिए, तो वहाँ बिल्कुल। पे एक इकोनॉमिक्स वाला बंदा सूट कर लेता है अपना। और फिर एक आईआईटीज में जो एक ऑप्शन लिमिटेड है, एक आध मुश्किल से कभी कंपनी आ जाती है, वो फाइनेंस है। नोमूरा करके कंपनी है, तो वो लेके गई है फास्ट में इकोनॉमिक्स के बच्चों को। ओके। और इसके अलावा ट्रेडिंग फर्म्स आती हैं। एक्जिला एक है ट्रेडिंग फर्म, और एक फ्यूचर्स फर्स्ट करके ट्रेडिंग फर्म है। तो वो लेके जा सकती है आपको, क्योंकि अब ट्रेडिंग है, आपने फाइनेंस के कोर्सेज कर रखे होते हैं। कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आता है ट्रेडिंग में, तो दे गो देयर। तो ये तो बात हो गई जो आईआईटी कानपुर, और मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे, रुड़की वगैरह में भी इस तरीके की ही रहेगी अपॉर्चुनिटीज। ओके। आउटसाइड आईआईटी अगर मैं जाता हूँ, लाइक डीयू के जो मेरे बच्चों से बात हुई है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी और इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक आती हैं। लाइक एक कंपनी है डी शॉ। तो डी शॉ कम्स टू आईआईटी कानपुर फॉर टेक्निकल रोल्स ओके। लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट डी शॉ गोज टू डीयू, मेरे ख्याल से एसआरसीसी में जाती है, और वो वहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट और रिसर्चर इस टाइप के रोल्स देती है वहाँ पे, जो आईआईटी कानपुर में नहीं आते हैं। ओके। तो इस टाइप के रोल्स भी ऑलमोस्ट हर कंपनी में होते हैं। रिसर्चर सबको चाहिए, फाइनेंस सबको चाहिए यस। संभालने के लिए। तो वहाँ पे रहता है ये। और फिर आप अगर थोड़ा, जब आउटसाइड इंडिया से अगर आप कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो वहाँ से, बैचलर्स कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ से मेरी किसी से डायरेक्ट बात नहीं हुई है इतनी, बट मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत सर्च कर रखी है इस पर। तो लोग थोड़ा पब्लिक पॉलिसी की साइड चले जाते हैं। एक मैंने देखे थे, गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका में कोई कंट्री है शायद, नाइजीरिया के साथ शायद काम कर रहे थे, आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी आउटसाइड। तो वो सब ऑप्शंस और खुलते हैं, मतलब पिछले वाले तो सारे रहते ही हैं, यस। प्लस ये सब ऑप्शंस और खुल जाते हैं। यूएन में जाते हैं, वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस इंडियन मास्टर्स की, क्योंकि बाहर इज्जत नहीं है, तो इसलिए वहां से लिमिट हो जाते हैं। बट फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हो इकोनॉमिक्स में, तो ये सब ऑप्शंस और खुल जाते हैं आपके पास। ओके। तो ये मोटा मोटा है इकोनॉमिक्स और का ये सीन। अगर हम जैसा कि आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब में इसका जैसे कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज के बारे में अगर आप बताना चाहें। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब तो जितनी कॉमन होती है वो तो है, यूपीएससी आपको देना है दो, यस। आपको एसएससी का एग्जाम देना है, आपको स्टेट सर्विसेज देनी है। कोई नहीं रोक रहा, वो तो कॉमन ही है, वो तो हो रहा है, यस। उनको सिर्फ बैचलर चाहिए। बट स्पेसिफिक टू इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूँ, तो एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज अच्छा ऑप्शन रहता है। ओके। उसमें मास्टर्स इकोनॉमिक्स चाहिए होती है, और वो हायर कर लेते हैं।
एक आरबीआई का एग्जाम्स है कुछ कुछ। आरबीआई ग्रेड भी एक फेमस एग्जाम है, बट वो अगेन वो कोई भी दे सकता है, तो उसमें ऐसे हाँ, इकोनॉमिक्स का कुछ यस। नहीं है। ओके। आरबीआई का एक और वर्टिकल का होता है एग्जाम, मैंने बहुत पढ़ा नहीं है उसके बारे में, ओके। बट वो उसमें इकोनॉमिक्स में मास्टर्स रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का हो गया। और इकोनॉमिक्स का ये रहता है, ओके। गवर्नमेंट साइड पे एग्जाम्स के थ्रू ये होता है, बट बिना एग्जाम दिए अगर आप बाहर से करके आ रहे हो स्पेशली, तो देयर आर रोल्स, नीति आयोग से एसोसिएटेड होते हैं लोग जो करते हैं। और मैंने इस काफी सारी पोस्ट देखी है मैंने लिंक्डइन पे, जो लोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को एडवाइस कर रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में एडवाइजर्स हैं, हम्म। महाराष्ट्र में एडवाइजर्स हैं, तो ये काफी लोग कर रहे हैं ये वाला काम। ओके। एक जो रोल मेरे से छूट गया, वो मैंने एक ये देखा है कि इंडियन मास्टर से भी लोग अलग अलग बैंक्स में इकोनॉमिस्ट और चीफ इकोनॉमिस्ट की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, अच्छा। लाइक एचडीएफसी बैंक में, एसबीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में। तो है, काफी ऑप्शंस है, और विद टाइम ये सब ऑप्शंस इंक्रीज ही होंगे। यस। यस। तो जैसा कि सानिध्य ने बहुत सारे करियर ऑप्शंस इकोनॉमिक्स के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो आप इस कन्वर्सेशन से कुछ बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सबसे मेन अगर मैं ये बताना चाहूँ, हमको लाइफ में हर पॉइंट पे डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है। पहले सानिध्य शुरुआत से लेके, स्टार्टिंग से लेके और अभी तक अपनी सराउंडिंग के डिसीजन के अपोजिट ही डिसीजन ले चल रहे हैं, ठीक है। और वो अपने डिसीजन के साथ खड़े भी हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है सानिध्य की, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग हो गया, इकोनॉमिक्स में करियर की हमने बात करी, ठीक है। और बीएस एमएस इकोनॉमिक्स आईआईटी कानपुर का कैसा इन्वायरमेंट रहता है उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सानिध्य, ठीक है। हम अपनी कन्वर्सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमारे पास लेस देन 20 सेकेंड्स का टाइम है बस। तो थैंक यू सो मच, अच्छा अच्छा, आपने अपना थैंक यू मनोज, वैल्यूबल थैंक यू। टाइम दिया। ओके, आई एंजॉयड द कन्वर्सेशन अलॉट। ओके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके।